आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बीपीएससी एईडीओ बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स की बहुत अच्छी चल रही होगी। हर एक बीतता हुआ दिन आपको आपके एग्ज़ाम की तरफ ले जा रहा है, आपकी सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा है, आपको बीपार्ट की तरफ ले जा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है पॉलिटी का, वो लास्ट रहेगा। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उनको करेंगे। थोड़ा सा पंचायती राज अपना बच गया था, पंचायती राज को कवर करते हैं। पंचायती राज को कवर करते ही हम जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सबको लगाएंगे और उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पॉलिटी में आप झंडा गाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहले इंडिजिनस एंड कॉलोनियल लोकल गवर्नमेंट, यही पंचायती राज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि असेंबली ऑफ 5 पीपल होना चाहिए। पंचायत वैदिक टाइम से ही हमारे इंडिया में थे, लेकिन उनका नाम अलग अलग टाइप का था, तो इसीलिए वर्ड वगैरह नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से आप ये सब चीज़ देख लीजिएगा कि कैसे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में ओरिजिन हुआ है 1687 में। ठीक है, ये सब चीज़ आप देखिएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने जो है सो जेम्स सेकेंड के द्वारा जो है ये सब सेटअप किया गया था। फिर बाद में आपको पता है कि लॉर्ड मेयो, इसका रिजोल्यूशन आया था 1870 में। इसी के दौरान जो सेंसस हुई थी, और लॉर्ड मेयर मतलब इकलौते ऐसे वाइसराय हैं जिनकी मौत हुई थी ड्यूटी के ही टाइम में, अंडमान एंड निकोबार में। आपको पता होगा ये चीज़। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग पंचायती राज को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट कहाँ से था पूछा जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत डायरकी जो है वो कहाँ दी गई थी, तो सेंटर में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ 1909 में क्या इंपॉर्टेंट था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए दी गई थी। 1919 में क्या था, तो पहली बार डायरकी वर्ड आया था, और डायरकी कहाँ दिया गया था, प्रोविंस में। ठीक है, तो तीनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक कम से कम 20 बार हम लोग बोल चुके हैं। तो अब आइए अब एक एक करके देखते हैं पंचायती राज में क्या था। तो कुछ स्टेजेस बता रहे हैं कि पंचायती राज में कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ये अलग अलग फेज है। अब आप ये फेज समझने से पहले आपको एक बार मैं पूरा जब क्लियर कर दूंगा तब इस चारों फेज में क्या वर्ड लिखा है ये समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज जो था ये नेहरू के टाइम में था। क्या, 1952 की बात बता रहा हूँ। 2 अक्टूबर 1952 को इटावा प्रोजेक्ट था। वो इटावा उत्तर प्रदेश वाला नहीं, इटावा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था 1952 में स्टेब्लिश हुई थी। आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, तो 2 अक्टूबर 1952। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही पहला जो था वो था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, 1953। तो ये बात आपको दिमाग में पूरा होना चाहिए। 52-53 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पहला इनिशिएटिव नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो अब सुनिए कहानी क्या है। इटावा प्रोजेक्ट जो था जब ये चल रहा था तो नेहरू जी ने जो है सो इसको स्टार्ट किया था। तो उस दौरान देखा गया कि जब ये गांव में चल रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गांव में। ठीक है, मीटिंग वगैरह हुई, किसी भी तरह का डेवलपमेंट 1954 तक नहीं देखा गया। तो नेहरू जी थोड़े परेशान थे। ठीक है, कि क्यों नहीं जो है सो हमारे मतलब गांव वगैरह में इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने अपने दोस्त, उनके थे बलवंत राय मेहता, उसको कंसल्ट किया। बोला, बलवंत बाबू आइए और थोड़ा देखिए कि गांव में क्यों नहीं हो रहा है। तो बलवंत जी इधर उधर गांव में घूमे, बोले रुकिए नेहरू जी, मैं देख के बताता हूँ कि क्यों नहीं आप जो इतना बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं इसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जब बलवंत राय मेहता ने देखा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी ने उनको बोला कि अरे भाई कहाँ से फ़ायदा होगा, पूरे तरफ से तो करप्शन हो रहा है, सब जगह से तो पैसा ही लूटा जा रहा है, तो कहाँ से होगा, कुछ भी मतलब गाँव वालों के फेवर में नहीं जा रहा है, तो वो कहाँ से कोई भी आएगा तुम्हारी मीटिंग में। हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये बात सुनकर जो है बलवंत राय मेहता ने बोला कि रुको, कमेटी बनाया जाएगा और हम लोग जो है सो पूरे तरीके से इस पर वर्क करेंगे। तो उन्होंने ही जो है 3 टायर सिस्टम बनाया, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो जो हम लोग बलवंत राय मेहता कमेटी सुनते वो यही है। ठीक है, 3 टायर सिस्टम इन्होंने ही दिया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, 3 टायर सिस्टम किसका, बलवंत राय मेहता। 1957 की बात है, कब बनाया था इन्होंने, 1957। बलवंत राय मेहता, 3 टायर सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट वगैरह मिल गया तो नेहरू जी बोले कि चलो ठीक है अब हम इस पर काम करते हैं। नेहरू उन्होंने बोला ठीक है। तो नागौर जो था पहला डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का जिसमें जो है पंचायती राज को जो है जिसने अपना एडॉप्ट किया अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पहली बार पंचायती राज एडॉप्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1962 होते होते जो है सो 60,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत बन गए। ठीक है, अब होता क्या है, 1961 और 62 के बीच में चाइना से लड़ाई चल रही थी। उस दौरान हमारा सारा इकोनॉमी उधर ही जा रहा था, जिसके कारण हमारा पैसा वैसा कम हो गया था। तो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया ये सब कुछ। ठीक है, इकोनॉमी वगैरह बहुत ज़्यादा हमारा जो है सो चला गया।
उसके बाद नेहरू जी खत्म हो गए, अब कौन आए प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उसी दौरान 1971 में बांग्लादेश से लड़ाई हो गई थी, पाकिस्तान वार चल रहा था। पाकिस्तान वार के बाद कौन आ गई? इंदिरा गांधी। तो अभी तक जो हम कहानी देख रहे थे, क्या कहानी हमने देखा? जवाहरलाल नेहरू, उनका माइंडसेट, उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया। फ्रेंड कौन थे? बलवंत राय मेहता। उन्होंने 3 टायर सिस्टम दिया, ठीक है। कहानी चल रही थी बहुत अच्छी। अब क्या हो गया? इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी के दिमाग में ये सब कुछ नहीं रहता है। जवाहरलाल नेहरू ये बोलते हैं कि सबके हाथ में पावर होना चाहिए, ठीक है। अब इंदिरा गांधी वो सब नहीं बोलती है, उनका एक ही बात कहना था, पावर जो है वो हमेशा मेरे हाथ में हो, ठीक है। अब वो क्या करती है? तो सारा पावर जो है सो अपने हाथ में रखने के लिए जो अब कैसा रखेगी? पहले क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड मैंने आपको बताया। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड कहीं भी आपको अगर दिख जाए तो मतलब क्या हो गया कि पावर किसी एक के पास नहीं, 1 से 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में डिवाइड हुआ, ठीक है। हर एक लेवल पे पावर है। ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड, ये पंचायती राज को डिनोट करता है। लेकिन इंदिरा गांधी का तो दिमाग अलग था, वो सारा जो कुछ था वो अपने हाथ में कंट्रोल ले ली, तो उन्होंने पंचायती राज को साइड लाइन कर दिया, ठीक है। क्लियर कट अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक मैंने क्या बोला? पहला स्टेप बोला, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सो स्टार्ट किया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने अपने दोस्त को कंसल्ट किया, किसको? BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को। इन्होंने क्या किया? 3 टायर सिस्टम बनाया और फिर उसके बाद नागौर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। बहुत सारे पंचायत बन गए, सरकारें बदली। अब कौन आ गई? इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी के आते ही इन्होंने पूरा गुड़ गोबर कर दिया, बोला अब सारा पावर मेरे हाथ में रहना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज को ही साइड लाइन कर दिया, ठीक है। क्लियर है? अब क्या होता है? 1977 में जनता दल की जो गवर्नमेंट है वो बनती है, मतलब वही बीजेपी की। तो उन्होंने जो है सो फिर से पंचायती राज को ले आए। तो अब बात उठी कि अब तुम जो है रिपोर्ट जो है सो सबमिट करो। तो अब वो पुराना जो है बलवंत राय मेहता का तो रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, तो उन्होंने अपना कमेटी बनाया, ठीक है, जिसका कि नाम था अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, 1977। तो उन्होंने बोला 2 टायर, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और एक मंडल पंचायत होगा जो कि ग्रुप ऑफ विलेज होगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अशोक मेहता 2 टायर सिस्टम। 2 टायर सिस्टम किसने दिया? अशोक मेहता। कब दिया? तो 1977 में। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब आगे चलिए। अब इससे पहले कि ये सब चीज़ इन्फोर्स होता, मतलब ये सब चीज़ बीजेपी वाले लागू करते, सरकार बदल गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड से मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी की सरकार, बलवंत राय मेहता है, ठीक है। फिर कौन आ गई? उसके बाद सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आए, इनकी सरकार, बलवंत राय मेहता को इन्होंने मतलब इस्टेब्लिश किया, उनसे दोस्ती की, सारा कुछ पूछा, रिपोर्ट बताया, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता का रिपोर्ट आया, ठीक है, बलवंत राय मेहता का रिपोर्ट 3 टायर सिस्टम, ठीक है। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी आई, उन्होंने क्या किया? पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया सब कुछ को, पंचायती राज को साइड लाइन कर दिया। फिर कौन किसकी सरकार आई? बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार ने पंचायती राज को जो है इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इससे पहले कि कागज वागज पार होती, सरकार बदल गई, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी वापिस से जीत जाती है, ठीक है, क्लियर कट। अब इंदिरा गांधी जीत जाती है और उसके कुछ दिन बाद मर जाती है, लेकिन तब तक राजीव गांधी आ जाते हैं। अब राजीव गांधी जो है कमेटी बनाते हैं, तो वो जो कमेटी बनाते हैं वो बनाते हैं GV राव कमेटी, ठीक है, 1985। इनसे भी जो है किसी तरीका का काम नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो फिर से एक कमेटी बनती है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। ये थी बलवंत मेहता की ही टाइप कमेटी, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के है, ठीक है। अब राजीव गांधी बोलते हैं ठीक है, हम जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 64वां अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे, ठीक है, 1989 को, ठीक है, और बिल को जो है सो पास कर देंगे, ठीक है। ये सब बात हो गई। अब 15 मई को ये बिल पास होने वाला, तो उससे पहले ही गवर्नमेंट चेंज हो गया। देखिए, गवर्नमेंट बार बार बदल रही है, कोई इंप्लीमेंट करता है तो करने ही वाला होता है कि गवर्नमेंट बदल जाती है, ठीक है। अब जो आती है वो आती है फाइनली, जिसका हमें इंतजार होता है, PV नरसिम्हा राव की कमेटी आती है, बिल 1993 में अप्रूव होता है, 73वां 74वां अमेंडमेंट आता है, प्रेसिडेंट का साइन आता है और पंचायती राज लागू हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है अप्रैल 1993। तो अभी तक मैं आपको जो बताया, एक बार लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनके साथ कौन रहते हैं? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता का क्या होता है? 3 टायर उसमें होता है, ठीक है। अभी कौन से ईयर में? तो 1957 में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू खत्म हो जाते हैं, तो इसके बाद कौन आती है? इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी पूरा पावर अपने हाथ में रहती है, पंचायती राज को वो साइड लाइन कर देती है, ठीक है, पंचायती राज को साइड लाइन कर देती है। उसके बाद कौन आते हैं? तो बीजेपी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है। तो वो जनता पार्टी की सरकार क्या करती है? इसको लागू करने की कोशिश करती है, ठीक है, कोशिश करने ही वाली होती है। रिपोर्ट कौन से कमेटी को मानती है?
अशोक मेहता 1977, ठीक है। इसमें कितना टायर होता है, 2 टायर सिस्टम, ठीक है। इसको मानती है और जैसे ही लागू करने वाली है सरकार बदल जाती है, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आती है, ठीक है। वो ये लोग काम कोशिश करते हैं कौन से, राजीव गांधी, लेकिन वो जिस दिन मेन चीज़ होना होता है उस दिन कहानी ख़त्म हो जाती है, फिर से सरकार बदल जाती है। फिर कौन आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, और इसी दिन जो है सो 1993 में ये लोग पूरे तरीके से लागू कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर जो है सो LM सिंह भी, ठीक है, ये सब करके सारा। तो आपको जो पार्टी कमेटी कौन कौन सी बनी, तो यहाँ पे पहले याद रखना है, बलवंत राय मेहता 3 टायर, अशोक मेहता 2 टायर, फिर कौन बताया, LM सिंह भी, ठीक है, और GV राव। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यही है आपका पंचायती राज, ठीक है। अब 11th शेड्यूल में जो है पंचायती राज को रखा गया है, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपाल्टी है, ठीक है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज, 74वां से म्यूनसिपाल्टी, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 11 में पंचायत है और पार्ट 12 में म्यूनसिपाल्टीज है, ठीक है। अच्छे से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें आर्टिकल वगैरह सब दिया हुआ। अब देखिए इसमें जो है इसके इलेक्शन के लिए सिटीजन कितना, उम्र 21 साल होना चाहिए मिनिमम एज, ठीक है। अब ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है, मेंबर का इलेक्शन होगा। देखिए एक होता है मेंबर, एक होता है हेड, ठीक है, याद रखिए। ग्राम पंचायत का मेंबर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा, वार्ड मेंबर। पंचायत समिति में भी डायरेक्ट, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद में भी डायरेक्ट। हेड का जो है डायरेक्ट, ब्लॉक प्रमुख का इनडायरेक्ट होगा और जिला परिषद का प्रमुख का भी इनडायरेक्ट होगा। ये आपको पता है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इलेक्शन वोट से नहीं होगा, जो निर्वाचन होगी, जो पार्टी का बनेगा वो खुद से उसको बनाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये रिजर्वेशन के बारे में बोल रहा है कि हर एक पंचायत में SC ST वगैरह के लिए हर एक तीनों लेवल पे सीट है, 1/3 जो है रिजर्वेशन वगैरह, इसी की बात कर रहा है। ड्यूरेशन की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा 5 साल का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ, 5 साल का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अगर मानिए 3 साल पूरा हुआ है, ठीक है, और या तो ये मर जाता है या तो ये छोड़ देता है, तो जो अगला नया आएगा वो 2 साल करेगा, याद रखिएगा। वो पूरा 5 साल के लिए नहीं बनेगा। 1 साल से ज़्यादा बचा है तो नया वाला उसको पूरा करेगा। अगर 1 साल से कम बचा है तो फिर वो 5 साल होगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 साल का टर्म होता है पंचायती राज का। अगर कोई भी आदमी 3 साल किया है तो जो नया, और वो करके छोड़ दिया, तो नया वाला 2 साल करेगा, ठीक है। वो पूरा 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर 1 साल के आसपास बचा हुआ है, 1 साल बचा है, तो वही, तो वो नया वाला तब उसको जो है सो पूरा करेगा, ठीक है। मतलब मानिए 6 महीना बचा है तो अगला जो आएगा वो 5 साल के लिए। 11 महीना 29 दिन बचा है तो जो नया आएगा वो 5 साल के लिए। लेकिन वही अगर 1 साल कंप्लीट हो जाता है, 1 साल से ज़्यादा, तो अगला जो आएगा वो 1 ही साल रहेगा, ठीक है, ठीक है। 11वां शेड्यूल जो होता है, आपको पता है पंचायती राज से, इसमें जो है 29 फंक्शन है पंचायती राज के। क्या है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एकदम बेसिक है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 243H किस चीज़ के बारे में बताता है कि स्टेट जो है डिसीजन ले सकता है कि मतलब पावर को पंचायत देने के लिए टैक्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, कुछ पैसा देगा पंचायत को, ठीक है, पंचायत बनाएगा और उसके लिए कुछ फंड वगैरह देगा। तो आपको 243H याद रखना है। बाकी मैं आपको याद करा देता हूँ, 243 अगर आई आए तो फाइनेंस, फाइनेंस, तो 243 क्या होगा, फाइनेंस, 243 आई, हाई, ठीक है। 243 के इलेक्शन, ठीक है। तो 243 के इलेक्शन, ठीक है, ठीक है। फाइनेंस 243 के, ठीक है, देख रहे हैं 243 के इलेक्शन, 243 आई है ये, सॉरी ये आई है, तो फाइनेंस, ठीक है। अब देखिए पैसा एक्ट मैंने आपको बताया कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जो आता है वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, प्रोविजन टू द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। आपसे इसमें क्वेश्चन जो पूछता है, ये पूछता है कि पैसा जो एक्ट है ये कब आया था। तो पैसा एक्ट कब आया था, 1996 में। पैसा एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सेल्फ रूल से रिलेटेड है, ठीक है, ताकि उनके जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशन वगैरह हैं उन सबको बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से समझ में आया होगा। अब वो ग्राम सभा वगैरह का आपको रूल बहुत अच्छे से पता है, बेसिक चीज़ है, रिजर्वेशन होना चाहिए हर पंचायत में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन जो बेनिफिशरी है, जो कि मतदाता है उसके अंदर में, उन सबको फ़ायदा होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं वगैरह को जो है सो सीट वगैरह मिलना चाहिए, ये चीज़ आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग के डेली लाइफ से, हम लोग के गाँव वगैरह से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको आता होगा। म्यूनसिपाल्टी आपको पता है 74वें अमेंडमेंट से 18 सब्जेक्ट है, 73वें में 29 सब्जेक्ट है, पंचायती राज में इसमें 18 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब म्यूनसिपाल्टी में क्या होगा, 3 जो होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ठीक है। और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, 243P से 243ZG तक, ठीक है। 3 टाइप का म्यूनसिपाल्टी होता है। एक होता है नगर पंचायत, मतलब रूरल से अर्बन की तरफ, गांव से शहर की तरफ चले। म्यूनसिपल काउंसिल हो गया
कि शहर पहुँचे हैं, बस ऐसे याद रखिए, छोटा सा शहर, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये काउंसिल की बात कर रहा हूँ। देखिए तीनों कैसे याद रखेगा, ये है गांव से शहर की तरफ निकले, अभी पूरे तरीके से शहर पहुँचे हैं लेकिन नया नया है, और ये पुराना शहर। तो ये लार्ज अर्बन एरिया, ये अर्बन गांव से और बीच का जो हो गया ये एरिया, और ये पूरे तरीके से गांव हो गया, ठीक है, रूरल और अर्बन के बीच में। तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया। नगर पंचायत हुआ मतलब रूरल लोग अर्बन की तरफ चल रहे हैं, मतलब गांव के लोग शहर की तरफ चले। म्यूनसिपल काउंसिल क्या हो गया कि स्मॉल अर्बन एरिया। अब इसमें पीपल का पूछता तो इसमें 11,000 से 25,000 पॉपुलेशन, इसमें 1 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन, और ये 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपको बहुत अच्छे से पता है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें इलेक्शन जो कमिश्नर है, ठीक है, इसके साथ में कौन कौन होगा, एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इसमें से बस आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 324 जो है वो किससे रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन, फिर या फिर आपसे पूछेगा कि किसी भी MP MLA को जो हटाया जाता है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर किससे जो है सो परमिशन लेता है, तो साथ में तो वही इलेक्शन कमीशन से कन्विंस करता है, उससे पूछता है कि क्या ये मतलब कैसे आया, क्यों हुआ, कैसे हो, ठीक है। और ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई UPSC से रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल कोई पूछे या PCS से रिलेटेड आर्टिकल पूछे तो बोलिएगा आर्टिकल 315, ठीक है। फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इन सब को जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इन सबको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। इन सब का टेन्योर 6 साल, और जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल। मैंने आपको ये भी बताया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज, इसका जो एज होता है रिटायरमेंट का वो 65 साल होता है, और हाई कोर्ट के जज का होता है 62 साल। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हो गया आपका मेरे तरफ से पॉलिटी का कंसेप्चुअल चीज़ जो है वो ख़त्म। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप लोगों ने जो देखा है अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। एकदम बिल्कुल फ्लो में चलेगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन। आपको ना तो उसके बाद घटना चक्र लगाने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका मन करे तो लगाइए, क्योंकि मैं इतना कंसेप्ट आपको कवर कर दूंगा कि आप कोई भी पेपर जाके सीधा आप जाके किसी भी कंपनी का पेपर लगा सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, कहीं का भी आप लगा सकते हैं। तो 1 मिनट का ब्रेक, उसका बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आइए, सबसे पहला, विच पार्ट डील्स विद सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 क्या है, सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दे रखा है, तो पार्ट 3 में दे रखा है। पार्ट 4 में क्या है, तो DPSP है। एकदम बोलते जाइए मेरे साथ, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में क्या है, DPSP, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है। यूनिटरी है, हम लोग एक जो है सो हम लोग को एक देश का जो है सिटीजनशिप मिलेगा, और ये रूल किसका है, पार्लियामेंट का। आर्टिकल 11। आर्टिकल 14 आपको पता है क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, अच्छे से पता होगा। अब सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है, क्या बोलता है कि अगर आपको सिटीजनशिप लेना है तो 5 तरीके से ले सकते हैं, और अगर आपको जाना है मतलब उसको छोड़ना है सिटीजनशिप तो 3 तरीके से छोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब कैसे कैसे ले सकते हैं, तो बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन के लिए 7 साल, नेचुरलाइजेशन के लिए 14 साल था, ठीक है, 13 + 1, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई भी भविष्य में जो है सो इंडिया किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है तो उसमें जो लोग रह रहे हैं वो भी इंडिया के कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो सिटीजनशिप एक्ट कितना, 1955, याद रखना जरूरी है। आर्टिकल 9 बोलता है कि हम लोग के पास जो है सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, याद रखिएगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, एक्चुअली ये इंडियंस नहीं है, बट इसका रूट कहीं ना कहीं इंडिया में, इसलिए कहा जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन ये वोट दे नहीं सकते। तो याद रखिएगा, OCS के बारे में, OCI के बारे में आता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, ये इंडियंस नहीं है लेकिन इनका रूट कहीं ना कहीं इंडिया से है। इनको वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन ये वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। सॉरी, अगर उसमें मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए 14 साल बताया तो नेचुरलाइजेशन के लिए 12 साल है, ये याद रखना है, 3rd शेड्यूल में लिख रखा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो है सो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के थे, इनके लिए कट ऑफ डेट जो है वो 31 दिसंबर 2014 थी। मैंने उस टाइम में भी बताया था कि इससे इस तारीख तक अगर ये आ सकते तो ये इंडियन सिटीजन कहलाए जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप मैंने बताया कि 3 तरीके से, रेनुंसिएशन, डेप्रिसिएशन, टर्मिनेशन से, ठीक। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दे रखा है, आर्टिकल 12 से 35 तक, टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। USA का जो है सो ये कंसेप्ट है, याद रखना है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में दिया है, और आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट से अगर टकराएगी तो वो वाइड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर
आर्टिकल 13। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को जो है हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। इंक्लूड किस किस चीज़ को चलते हैं, तो रूल को करते हैं, ऑर्डिनेंस को करते हैं, बाय लॉ को करते हैं, रेगुलेशन नोटिफिकेशन को करते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं आर्टिकल 13 के तहत लॉ में, किस में, फंडामेंटल रूल्स में। अब आपको मैंने बताया इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ का है, यूके का। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ का है, यूएसए का, ठीक है। अब आर्टिकल 15 के जो है सो क्लॉज हैं, ठीक है। 15(3) कहता है कि स्पेशल प्रोविजन वुमेन चिल्ड्रन के लिए, 15(4) कहता है SC/ST के रिजर्वेशन, 15(5) कहता है ST/ST का एजुकेशन में रिजर्वेशन, और 15(6) EWS का एजुकेशन में रिजर्वेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, बार फिर से बोल रहा हूँ। 15 में मेनली जो है सो रिजर्वेशन की बात कही गई है, आप देख सकते हैं। 15(3) में क्या कहा जाता है, तो वुमेन और चिल्ड्रन के प्रोविज़न है। 15(4) में SC/ST का रिजर्वेशन, 15(5) में SC/ST का रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, और 15(6) में EWS के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2 केस था, एक था बेरूबेरी वाला केस और एक था केशवानंदा भारती केस। बेरूबेरी केस में क्या बोला गया था कि क्या बोला गया था, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंदा भारती केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा गया था कि कौन से केस में जजमेंट आया था जिसके बाद फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड किया गया था, तो याद रखना है आपको दोराईजन केस, दोराईजन केस, दोराजन केस, दोईराजन केस, क्या है, चंपकम दोईराजन केस। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पोलाइटली पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट जो अमेंड किया गया था किस केस में जजमेंट आया था, तो चंपकम दोईराजन केस, ठीक है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड था आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। दोईराजन केस जो किया गया था ये किस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, EWS से रिलेटेड है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है नौकरी वगैरह में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 16 किस चीज़ की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबका मान बराबर। 17 आपको पता है कि क्या है, एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। अब मैंने आपको शायद परसों बताया था कि 16(4) इसमें 2 पार्ट बताए थे, A और B। एक बताया था 77वां अमेंडमेंट, एक बताया था 81वां अमेंडमेंट। 77वां अमेंडमेंट में क्या था, प्रमोशन था ऑफ SC/ST, और 81वां में क्या था कि जो सीट बच गए वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए 77वां अमेंडमेंट और 81वां अमेंडमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। फिर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 बोलता है कि जो भी टाइटल है मिलिट्री को छोड़ के आप लोग को अगर मिलता है तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब उसको हटाया जाए, एबॉलिशन, हटाने की बात कर रहा है। 19, 20, 21, 22 जो है सो ये फ्रीडम से रिलेटेड है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह की बात करता है। अगर आपको इंडिया के किसी भी टेरिटरी में जाना है तो इसके तहत कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 19(1) और इसका सब क्लॉज D, ठीक है। यहाँ पे मैंने ABCD लिख दिया है, देख लीजिए। ए क्या कहता है, आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। 19B क्या कहता है, असेंबल पीसफुली। 19C क्या कहता है, राइट फॉर एसोसिएशन, ठीक है। 19D क्या कहता है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं टेरिटरी में फ्रीडमली, बिना किसी टेंशन के। अब इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, तो मैं इसको 26 जनवरी से याद रखता हूँ। कैसे 26 जनवरी से याद रखता हूँ, तो ध्यान से सुनिए, ABCD। मैं गया स्टेज पर स्पीच देने के लिए, ठीक है। मैं गया स्पीच देने के लिए स्टेज पर, एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, अपना स्पीच बोलने के लिए गया, और जैसे ही मैं वहाँ पे बोलना शुरू किया कि मुझे देख के सभी लोग हंसने लग गए, तो उसके बाद मैं क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। मैं गया स्पीच देखने के लिए, मेरे को देख के सब लोग हंसने लग गए, तो मैं क्या हो गया, शांत हो गया। अब जब शांत हो गया तो मुझे लगा कि मतलब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो अब मेरे को ग्रुप में आना पड़ेगा लोगों को लेके, तो फिर मैंने एसोसिएट किया, मतलब एसोसिएशन बनाया, ठीक है। और जब मैं मतलब सबको एक साथ मतलब लेके आया, तो अब मैं, जब मेरे साथ लोग हैं तो अब मैं कहीं भी अकेले में मतलब लोगों के साथ कहीं भी फ्रीली घूम सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्पीच देने गया, स्पीच देख के जो है सो मतलब लोग सब हंस रहे थे, तो मैं फिर शांत हो गया, और शांत हो गया तो अब मैं बोला कि गुंडा बनना पड़ेगा, और गुंडा कभी भी अकेले नहीं जाता है, 2-4 को लेके जाता है। तो एसोसिएशन बनाया, और जैसे ही मैंने एसोसिएशन बनाया उसके बाद मैं फ्रीली आराम से घूम पाया, ठीक है। मतलब एक ट्रिक होना चाहिए, याद हो गया, ठीक है, क्लियर कट। अब फिर आर्टिकल 20 आता है, मैंने आपको बताया एक्सपोस्ट फैक्टो, पुराने जो आपने मतलब कांड किए, आपको पुराने कांड के लिए जो है सो सज़ा नहीं मिलेगी। डबल जियोपार्डी, एक कांड के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब एक चीज़ आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए जो है सो फोर्स नहीं किया जाता है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये राइट टू लाइफ की बात थी, ठीक है। ये इसमें जो है सो मेनका गांधी केस में था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इनको जो है सो कोविड के टाइम में शायद कहीं विदेश वगैरह नहीं जाने दिया गया था, इसीलिए आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी आपको पता है, पुट्टुस्वामी केस आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, 23 में याद रखिएगा जो ह्यूमन फोर्स लेबर, 24 में चिल्ड्रन, बस इतना याद रखना, 24 में चिल्ड्रन, 23 में लेबर, ठीक है। बाकी आपको ऐसे ही याद रहेगा, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है।
आर्टिकल 21 से इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, इसको 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है सो वो किया गया था, अमेंड किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 21 से कौन से अमेंडमेंट से पूछ सकता है? राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 86 इंपॉर्टेंट है, 91 इंपॉर्टेंट है, 92 इंपॉर्टेंट है, 97 इंपॉर्टेंट है, 73 इंपॉर्टेंट है, 74 इंपॉर्टेंट है, 101 इंपॉर्टेंट है, 69 इंपॉर्टेंट है, 103 इंपॉर्टेंट है, 106 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 86वां तो अभी मैंने आपको बताया एजुकेशन। 91 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 15% कम। 92 क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली से हो गया। 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी। 73वां पंचायती राज। 74वां म्यूनसिपालिटी। 106 वोमेन को 1/3 रिजर्वेशन। 103 EWS। 69वां से क्या हुआ था? दिल्ली को NCR। 101 GST। 102 बैकवर्ड। और क्या था? और बताइए बताइए बताइए, और कैसे याद करना है, और क्या था? उसके बाद 61 हो गया, वोटिंग एज को जो घटा के 21 से 18। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे करके आप चलिएगा, आपको याद होता जाएगा। खुद में बोलिए, कॉपी में लिखिए, कमेंट में लिखिए, बस करते जाइए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? शायद रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, रुक गया था, ठीक है। आर्टिकल 37 में जो था DPSP जो है सो फंडामेंटल एंड टू गवर्नेंस ऑफ कंट्री है, ठीक है। आपको पता है DPSP बेसिक है। 36 से 51 तक हम लोग DPSP के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 4 में मेंशन्ड है, नॉन जस्टिसिएबल है। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात है। DPSP हम लोगों ने आयरलैंड से लिया था और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। ये आपके लिए नया होगा, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। 38 ये दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी के बारे में है। आर्टिकल 43B, और ये 97 अमेंडमेंट से आता है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, याद रखना है। फिर 39 में ए में जो बोलता है कि मैन वोमेन जो है सो वो इक्वल दोनों, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए जीवन जीने का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 39 से स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VIP, फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पूछा जाता है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 40 आपको पता है पंचायती राज से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने यहाँ बता दिया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। मैटरनिटी रिलीफ, ये अभी आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे होंगे तो मैंने भी बताया था कि मैटरनिटी रिलीफ जो है ये फंडामेंटल राइट ऑफ ए वुमेन बन चुके हैं। पीरियडिक हेल्थ भी जो है ये भी फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमेन बनाया गया है, ठीक है, आर्टिकल 42 के तहत। आर्टिकल 44 आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड पहला था जो कि इसको लागू करने वाला था। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेटिव। वही अगर आपसे आर्टिकल 51 पूछ दे तो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 50 को स्टार मार्क कीजिए। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 21, ठीक है, फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन की बात करेगा। आर्टिकल ए में जो है 48 में जो है एनिमल हस्बेंड्री की बात करेगा। आर्टिकल 48A में जो है फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन की बात करेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो 47 में आपको जो है न्यूट्रिशन, खाने पीने की बात करेगा। 48 में जंगल झाड़ की बात करेगा, एनिमल या एग्रीकल्चर की बात करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 49 में जो है मोनूमेंट की बात करेगा, ठीक है। तो आप नाम से याद कर सकते हैं, किससे? नाम। 47 में न्यूट्रिशन, 48 में एग्रीकल्चर, 49 में मोनूमेंट, और 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ये चारों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ देखिए, मोनूमेंट, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और इंटरनेशनल पीस। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 53 होना चाहिए। 52 में तो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ये आर्टिकल 53 में मेंशन्ड है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेज होते हैं, आपको पता है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में दे रखा है? तो 54वां आर्टिकल में। प्रेसिडेंट को हटाने का जो है सो वो किस में दे रखा है? तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की बात दे रखी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के लिए एज कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए, ठीक है। फिर एक MLA का वोट, आपको मैंने बताया था कि MP का जो वोट होता है, MP का वोट जो होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन MLA का वोट जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक स्टेट और दूसरे स्टेट में MLA की संख्या कम ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखना है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 60 के तहत, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट अपॉइंट किसको? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्पीकर को जो है अपॉइंट नहीं किया जाता है, वो अंदर में जो है पार्लियामेंट की बात होती है, लोकसभा के अंदर में वही लोग, मतलब सब एक साथ वोटिंग होती है कि अपन किसको बनाया जाए, और वो लोग खुद में डिसाइड होता है कि स्पीकर कौन बनेगा, मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइप का प्रॉफिट नहीं, मतलब किसी भी तरीके से अलग तरीके से पैसा नहीं, मतलब सरकार में रहने के बाद, तो ये किस में लिखा है? तो आर्टिकल 59 में, ठीक है। मैंने बताया कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो आर्टिकल है वो एक सेट है, इम्पीचमेंट बोलते हैं। इसके लिए 14 दिन प्रायर नोटिस जो है प्रेसिडेंट को दिया जाए। अब देखिए 60 में क्या है कि प्रेसिडेंट को शपथ दिलाओ और 61 से हटाओ, ठीक है, सिंपल है, याद हो रहा होगा अच्छे से। तो प्रेसिडेंट 52 में जो है सो एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव पावर है,
60 में इनको शपथ दिलाओ और 61 से हटाओ, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए पता है किसी भी हाउस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वही अगर बात करें हम लोग किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, तो आपको राज्यसभा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा। बोथ हाउस में जो है सो इसमें पास होना चाहिए 2/3 मेंबर ऑफ हाउस से, मतलब वही स्पेशल मेजोरिटी। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर 72, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑफिसियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन किसका होता है, राज्यसभा का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में जो है सो वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ जी ने जो है रिजाइन किया था 67B के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो नया इलेक्शन का जो टाइम लिमिट कुछ नहीं होता है कि कितना दिन में ही आना चाहिए। इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है ये किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 66 में दे रखा है। अब आर्टिकल 71 क्या बोलता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है वो कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा डिसाइड, यही एक आर्टिकल 71 में दे रखा है, ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। गवर्नर रेजिग्नेशन किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को। गवर्नर वगैरह का आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, तो 153 से लेकर 167 तक, इंपॉर्टेंट है। मुझे आपको बताना है कि जैसे प्रेसिडेंट का वीटो पावर 111 में है, तो गवर्नर का वीटो पावर कितना में है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर, आर्टिकल 79 जो है वो बताता है कि पार्लियामेंट का डेफिनेशन वगैरह के बारे में, और ये बताता है कि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों होते हैं, तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है आर्टिकल 80 में, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करता है आर्टिकल 81 में, ठीक है। 12 सीट जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में, ठीक है। 2 वाला था एंग्लो इंडियन वाला, उसको एबॉलिश कर दिया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, तो 6 साल का। हर एक जो 2 साल पर 1/3 पीपल जो है वो रिटायर होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितना, 550, 530 स्टेट, 20 यूटी। अभी करंट में कितना है, 524 + 19, ठीक है, याद रखना है। रिजर्वेशन ऑफ वोमेन, मैंने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले, 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वोमेन इन लोकसभा, ठीक है, याद रखना है। रिजर्वेशन ऑफ SC ST लोकसभा में आर्टिकल 330, रिजर्वेशन ऑफ SC ST राज्यसभा में आर्टिकल 332, लोकसभा में 330, राज्यसभा में 332, ठीक है। ये वही 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2026 के सेंसस के बाद जो है सो इम्प्लीमेंट होगा, जिसके तहत वोमेन को जो है 1/3 जो है सीट मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद करना है, कि 10th शेड्यूल याद रखिए, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखिए, और आर्टिकल नंबर 102 याद रखिए, ठीक है। 10th शेड्यूल, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 102 नंबर आर्टिकल, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं कि कोई भी मतलब मंत्री इन सबको किसी भी तरीके से हटाना है, तो इसके लिए जो आता है वही एंटी डिफेक्शन लॉ है। लोकसभा का जो सीट एलोकेशन है वो किस बेसिस पे था, तो 1971 के सेंसस के बेसिस पे चल रहा था। कब तक चलेगा, 2026 के सेंसस तक, ठीक है। 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी आप स्किप कीजिए, अभी इसको स्किप कीजिए। बस आप इतना याद रखिए कि आर्टिकल 352 जो है इमरजेंसी की बात बोलता है, प्रेसिडेंट रूल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये मैच द फॉलोइंग में हर जगह आता है, तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ। इमरजेंसी की बात करेगा इमरजेंसी तो 352, प्रेसिडेंट की बात करेगा तो 356, ठीक है। और अगर आपसे और किस चीज़ की बात की थी, 360 नेशनल इमरजेंसी 352, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ठीक, तीनों क्लियर कट। कंप्लीट होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो प्रेसिडेंट, ये आपको पता होगा अच्छे से। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, आपको मैंने बताया क्यों नहीं डिजॉल्व किया जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा और राज्यसभा में के बीच में जो डिफरेंस है, बहुत हद तक पावर लोकसभा के पास है। तो एक मुझे ऐसा चीज़ बताइए जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के पास सेम पावर है, तो आंसर अब मैं बताता हूँ, आपने सोच लिया होगा, अब मैं आंसर बता दूँ, मैच कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पावर दोनों के पास बराबर शक्ति होती है, बाकी सब कुछ में लोकसभा आगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को मैंने बताया था कि यूजलेस काउंसिल बोला जाता है, ठीक है। 2 कंजिक्यूटिव सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो 6 महीने का। पार्लियामेंट जो है सो हाउसेज को जो मैसेज भेजता है कि आओ, समन वगैरह जो बताया था, समनिंग, SOSUMMON, कि आओ अब सत्र शुरू करना है, तो ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 86। एक कोई मिनिस्टर है राज्यसभा का, वो लोकसभा के भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 88 में बोला गया था कि मिनिस्टर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन पार्टिसिपेट इन बोथ हाउस। मतलब क्या कह रहा है कि लोकसभा का माननीय मिनिस्टर है और राज्यसभा के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट करेगा अपने में।
लोकसभा का मिनिस्टर वोटिंग करेगा लोकसभा में ही, राज्यसभा का मिनिस्टर वोट करेगा राज्यसभा में, लेकिन इधर से इधर सुनने के लिए, भाषण सुनने के लिए या पार्टिसिपेट के लिए जा सकते हैं। ये किस में दे रखा है? आर्टिकल 88 में। इंपॉर्टेंट है। वही अटर्नी जनरल के भी बोल रहा है। आपको पता है कि अटर्नी जनरल का आर्टिकल 76 होता है और वही कैग का पूछेगा तो ये 148 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कैग जो है सो रिपोर्ट किस किस को सबमिट करता है? तो प्रेसिडेंट को भी करता है और गवर्नर को भी करता है स्टेट के। मनी बिल के बारे में पता है कि आपको लोकसभा में खाली इंट्रोड्यूस किया जाएगा आर्टिकल 110 के तहत। वही आपसे फाइनेंशियल बिल पूछता, तो फाइनेंशियल बिल दो टाइप के होते हैं, 117(1) और 117(3). 117(1) जो है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, ये भी जो है ओनली लोकसभा। अगर फाइनेंशियल बिल टाइप 2 तो ये जो है सो किसी में भी किया जाएगा। ये सब पुराने लेक्चर में अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको एकदम खटाखट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मनी बिल के बारे में बता दिया। ऑर्डिनरी बिल के बारे में जो है, अगर दो वो हैं लोकसभा और राज्यसभा, ऑर्डिनरी बिल की बात है, ये कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, तो दोनों के बीच में अगर सहमति नहीं बन पा रही है तो ज्वाइंट सिटिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ऑर्डिनरी बिल है तो ज्वाइंट सिटिंग का जो है प्रोविज़न है। वही अगर मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो तो कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं होगा। अभी तक जो हमारे देश में ज्वाइंट सिटिंग 3 बार हो चुके हैं। ठीक है, पहली बार जो हुआ था वो डॉरी पे हुआ था, फिर बैंकिंग पे और टेरर बिल पे हुआ था। तो ज्वाइंट सिटिंग अभी तक अपने देश में कितनी बार हुआ है? 3 बार। ठीक है, स्पीकर लोकसभा का मैंने बार बार बताया था, उस टाइम में भी आपने अगर सेशन देखा होगा तो लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी बिल जैसे लोकसभा से राज्यसभा हुआ, ठीक है, गया, ठीक है, बट लेटर लोकसभा ने जो है सो डिसॉल्व कर दिया बिल। ठीक है, लोकसभा ने बिल पास हुआ राज्यसभा में, अब बाद में लोकसभा ने ही जो है बिल को भंग कर दिया। ठीक है, और राज्यसभा से फिर लोकसभा गया और फिर बिल लैप्स कर गया। तो ये बात बोल रहे हैं, ये लैप्स की बात करिए कि भंग कैसे किया जा सकता, उसकी बात बता रहा हूँ कि लोकसभा से बिल पहुँचा, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन लोकसभा ने ही जो है सो बोल दिया कि हम इसको भंग करते हैं, तो वहीं पर ये बिल रुक जाएगा। ठीक है, वही राज्यसभा से बिल निकला और लोकसभा ने इसको डिसॉल्व कर दिया तो वहाँ पर भी ये भंग हो जाएगा। तो क्लियर कट है, समझ में आ रहा होगा। पार्लियामेंट के जो विशेष अधिकार हैं वो आर्टिकल 105 में दे रखे हैं। एमपी को हटाना है, एंटी डिफेक्शन लॉ बताया मैंने आपको 102 के तहत, या तो वो पैसा कहीं और से कमा रहा है, या तो फिर वो पागल हो गया, या तो फिर वो रेप या मर्डर वगैरह में फंसा हुआ है। यही चीज़ बोलो। कोई भी एमपी का सीट है वो खाली तब माना जाएगा लगातार वो जब 60 दिन से एब्सेंट हो। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्पीकर के जो रिमूवल है उसके लिए कौन सा मेजोरिटी? तो इफेक्टिव मेजोरिटी, मैंने आपको बताया था। इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई भी अगर देश की बात आ जाए तो हमारा जो सेंटर है वो बिना स्टेट से पूछे ही जो है सो ट्रीटी कर सकता है। ये किस में दे रखा है? तो आर्टिकल 253 में दे रखा है। ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी मैंने बताया था, एस्टीमेट कमेटी 30 मेंबर, सभी के सभी लोकसभा से। बाकी जो 2 कमेटी थे उसमें 22 मेंबर थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। आपको दोनों का नाम बताना है, बाकी और कौन 2 बचे। सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेशन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाना है, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट में बढ़ाना है, कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए हाई कोर्ट में उसको कितना दिन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा? तो वो 10 साल। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। रेजिग्नेशन लेटर जो जज देता है सुप्रीम कोर्ट का, वो किसको देता है? तो प्रेसिडेंट को देता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है सो कैसे हटाया जाएगा? तो स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको कल लास्ट में जाते जाते बताया था कि हाई कोर्ट का जज है उसको सैलरी कहाँ से मिलेगा? सैलरी मिलेगा कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से, जबकि उसको पेंशन मिलेगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। सैलरी मिलना चाहिए सबके दिमाग में कि स्टेट से मिलेगा, नहीं तो उसको सैलरी मिलेगा स्टेट से, हाँ मतलब स्टेट से मिलना चाहिए। और पेंशन मिलना चाहिए सबको लगेगा स्टेट से, लेकिन होगा किससे? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट का 215। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं 37 नंबर को। ठीक है, ऑफिस जज के लिए, हाई कोर्ट का जज के लिए 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट का वही इम्पीचमेंट कौन स्टार्ट करेगा? तो पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, अब पंचायती राज, बलवंत राय मेहता 1957 मैंने आपको बताया। 3 टायर सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, विलेज में, ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता 1957। बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता, वही चीज़। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात, डायरेक्ट इलेक्शन की बात करेगा, विलेज लेवल पे बात करेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कौन? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता 1957, तो लिख लीजिए, अभी के अभी लिखते जाइए। पंचायती राज लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन फिक्स है आपका पॉलिटी में। बलवंत राय मेहता 1957।
थ्री टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता। टू टायर सिस्टम कौन? अशोक राय मेहता, डिस्ट्रिक्ट लेवल और मंडल पंचायत 1977। लिखते जाइए बिल्कुल। जीवीके राव कमेटी, ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन ने इसको जो है अपॉइंट किया गया था 1985 जीवीके राव कमेटी। न्याय पंचायत जो था ये किसने बोला था? तो अशोक मेहता ने क्या दिया था? टू टायर कमेटी, टू टायर, ठीक है। कौन सी ईस्वी में? तो 1977। बी आर मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। बोलते जाइए, याद होता जाएगा, परमानेंट जाएगा दिमाग में। जीवीके राव 1985। अब आएगा एल एम सिंघवी 1986, ठीक है, एल एम सिंघवी 1986। तो आपको याद होना चाहिए बी आर मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव और एल एम सिंघवी। ये आपसे कंपेयर करके पूछेगा ही पूछेगा, यार एक नंबर यहाँ से फिक्स कर लीजिए, ठीक। फिर कुछ कमेटी आएगी, पूछेगा कि कौन कौन सी कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है, किसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाया था। तो याद रखिएगा दो कमेटी का नाम और, गादगिल कमेटी और थंगटन कमेटी, ठीक है, याद रखिएगा, पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बताया 1992 में हुआ, मतलब पास हुआ, और इफेक्टिव कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। 73rd से पूछेगा तो बोलिएगा पंचायत। कितना सब्जेक्ट? 29 सब्जेक्ट। 74 से पूछेगा तो याद रखिएगा, बोलेगा म्यूनसिपालिटी। कितना सब्जेक्ट? 18 सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था पंचायती राज, तो मैंने आपको बताया था कि 64वीं से इन लोगों ने, मतलब जो LM लास्ट में नरसिम्हा राव से पहले जो बनाने वाले थे राजीव गांधी, वो 64वीं से स्टार्ट किए थे कि 64वीं CAA से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग बना देंगे। लेकिन हम लोगों ने इसको बनाया कितने से? 73वीं से। तो अगर आपसे एक बार BPSC प्रीकर्सर पूछा था कि 73वीं से तो बन गया, अगर 73वीं से नहीं बनता तो ये किससे संभव था? तो 64वीं से संभव था। तो याद रखिएगा 73वीं से तो बन गया, लेकिन अगर वो पुरानी सरकार बनाती तो उसको किससे बनाती? तो 64वीं से। तो प्रीकर्सर में क्या हो जाएगा? 64वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आज के ही लेक्चर में बताया हूँ, जाके देख सकते हैं, ठीक। सेम चीज़ बोल रहा है, ठीक है। 73वीं में पार्ट 9 ये सब आप देख सकते हैं। 12वीं में 74वां 10th शेड्यूल मैंने बताया एंटी डिफेक्शन लॉ, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 243 के, अब देखिए उड़ाने का टाइम आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ बता रखा है। 243 के मतलब इलेक्शन। तो क्या हो गया? 243 के किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पंचायत में इलेक्शन से। 243 डी किस बेसिस पर है? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट। डी से क्या है? रिजर्वेशन। डी से रिजर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा। ई से क्या है? ड्यूरेशन। ई से क्या है? ड्यूरेशन। के से क्या हो गया? इलेक्शन। आई से हो गया फाइनेंस। डी से क्या हो गया? रिजर्वेशन। ई से क्या हो गया? ड्यूरेशन। क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर पंचायत भंग हो जाता है, पंचायती सिस्टम, जैसे मुखिया उखिया का, तो 6 महीने के अंदर में उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। आई बता दिया फाइनेंस से। स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि स्टेट का मालिक कौन है? गवर्नर, ठीक है। अब पूछा जाता है कई बार कि ग्राम सभा में कौन लोग होंगे? तो ये वही लोग होंगे जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम होगा। वही जो बोलते हैं कि गाँव में नहीं पर्ची लेके आता है, उसमें नाम है कि नहीं, वही इलेक्टोरल रोल उसको बोलते हैं। उसमें अगर नाम है तो ही आप पंचायत के जो है सो लोग कहलाए जाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों स्तर, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो ब्लॉक लेवल ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक लेवल बनाना ही चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पंचायत में 3 लेवल पे होता है ना, 3 टायर सिस्टम में। अगर उसमें 20 लाख से कम लोग हैं तो ब्लॉक लेवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल जो होता है, इंटरमीडिएट पंचायत, उसकी ज़रूरत नहीं है। कब? जब 20 लाख से कम पॉपुलेशन है। 74वीं मैंने आपको बता दिया क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मैंने आपको बता दिया है तीनों, ठीक है। 74वां बता दिया था म्यूनसिपालिटी वगैरह से रिलेटेड है, शेड्यूल 12 में। पंचायत किस में है? तो शेड्यूल 11 में। पंचायत का मेंबर बनने के लिए 21 साल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 74वीं के में आपको बताया कि मैंने किस चीज़ म्यूनसिपालिटी के बारे में बताया, नगर पंचायत, म्यूनसिपल बोर्ड और जिला परिषद। ये बताया गांव और शहर के बीच में, ये छोटा शहर और ये बड़ा शहर। आर्टिकल 243 ZD, इसको स्टार मार्क कीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 243 ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो जिला परिषद और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग होते हैं, जो कि गवर्नमेंट को आइडिया देते हैं कि कैसे करना है, पंचायत की ये हाल है, आप इसके बढ़ियापन के लिए या इसके वेलफेयर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये बताते हैं कौन? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो। और इसमें कौन कौन होते हैं? तो जिला परिषद और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, ठीक है, वही चीज़ है। DPC में कौन कौन से होते हैं? तो पंचायत, म्यूनसिपालिटी, MP MLA और डिस्ट्रिक्ट, ये सब होते हैं वहाँ के अगल बगल, याद रखना है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी MPC, ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 ZD, इसको रट लीजिएगा।
मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी किस में, तो आर्टिकल 243 जेडी, और ये तब बनेगा जब पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। ये चीज़ आपको बता दिया। पंचायती राज वाला राजस्थान के नागौर में सबसे पहले जो था वो किया गया था, ठीक है, याद रखना है। स्टार्टिंग में किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब मिसलेनियस में देख लीजिए, छोटा छोटा चीज़ है। अब हम लोगों ने एक तरह से देखिए तो मेन क्वेश्चन कर लिए। मिसलेनियस देखते हैं, जो कि मैंने एक्स्ट्रा में लिख रखा था। आर्टिकल 78 क्या होता है, तो पीएम का ड्यूटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके प्लीजर पे जो है सो होल्ड, मतलब ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो प्रेसिडेंट के। 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, लोकसभा के लिए। कैबिनेट का यूज जो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही बार किया गया, आर्टिकल 352 में। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया 266, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। नौवां शेड्यूल जो ऐड किया गया है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया है। वोटिंग एज रिड्यूस 61वां से बताया 21 से 18। दिल्ली को एनसीआर बनाया गया 69वां से। 51वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि काउंसिल के जो मिनिस्टर हैं उसका साइज जो है कम कर दिया गया, 15% तक कम कर दिया गया। मिनिमम कितने मिनिस्टर, तो 12 मिनिस्टर होने चाहिए। यही चीज़ बार बार बोल रहा था। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो पार्लियामेंट का जो है सो लिमिट कम कर दिया था अमेंडमेंट वगैरह के लिए, तो याद रखिएगा गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। यही लिखा है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाए, लेकिन वो उसका गलत फायदा नहीं उठाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर दिया था, ठीक है। किस केस में, तो गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ केस ये जो है ये 12 नंबर, इसको वीआईपी कीजिए, 5 स्टार, आज का 5 स्टार, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गोलकनाथ केस कब आया था, तो 1967। केशवानंदा भारती केस 1973 और 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस में, केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किसने, कौन लेके आए थे, तो केशवानंदा भारती। 8 लैंग्वेज में जो है सो कितने लैंग्वेज थे पहले, 14। फिर बाद में क्या होता है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, अमेंडमेंट होता है जिसके तहत 8 को और जोड़ दिया जाता है, टोटल हो जाते हैं 22। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो पास करता है, जब दोनों में से कोई एक हाउस नहीं रहता है तो उस दौरान जो पास करता है, तो जैसे ही सदन स्टार्ट होती है तो उसके 6 हफ्ते के अंदर वो पास हो जाना चाहिए, अन्यथा वो खारिज हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बोल रहा है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो पास करता है वो आर्टिकल 123 और गवर्नर जो करता है वो ऑर्डिनेंस 213, ठीक है। वही री प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है सो बोला गया था। कौन से केस में, तो डीसी वाधवा और स्टेट ऑफ बिहार के केस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने बता दिया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये बोला गया था कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फंडामेंटल राइट, 45B के अनुसार था, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। आर्टिकल 301 बोलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड बी फ्री, ये आर्टिकल 301 बोलता है, ठीक है। 302 बोलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसको रेगुलेट करेगा कौन, पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। और 300 क्या बोलता है कि सूट एंड प्रोसीडिंग ऑफ बाय अगेंस्ट सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो 300, 301, 302 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब देखिए 300 में क्या होगा कि सूट एंड प्रोसीडिंग, मतलब आप आए और आपने कार्यवाही शुरू की। 301 में क्या बोला कि ट्रेड कीजिए, पूरे तरीके से फ्री होना चाहिए। और 302 में बोलता है कि पावर बस प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। 301, 302, 303, ठीक है, ठीक है। एक से ज़्यादा गवर्नर किसी स्टेट में हो सकता है, मैंने आपको बताया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत था, तो 7th। कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 168। 169 में आपको पता है क्या है, 169 में है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या फिर उसको डिसॉल्व करना, ठीक है। आर्टिकल 165 बोलता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। टोटल अपने जो इंडिया में कितने स्टेट हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल है, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो टोटल 6 हैं। इनका नाम मुझे कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन आ गया, अब आज का 10 स्टार क्वेश्चन। पहला चीज़ कि कितने स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो 6। वो 6 का कौन कौन है आपको नाम बताना है। मैं 2 का नाम बताता हूँ, बिहार और यूपी, बाकी आपको बताना है। मैक्सिमम स्टेट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कितना हो सकता है, मतलब उसका वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम सीट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है, तो 500, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट बॉडी बट नॉट सब टू डिसोल्यूशन, ठीक है। इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, मिनिमम 40 होगा और मैक्सिमम 1/3 जो असेंबली का स्ट्रेंथ है उतना होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इसको हटाना कौन से आर्टिकल, 169 अभी बताया था, क्रिएशन और ये रहा
क्रिएशन और एवोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 200 क्या है कि गवर्नर बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ होता है, एसेंट दे सकता है, रोक सकता है, रिजर्व कर सकता है और रिटर्न कर सकता है। तो ये रिजर्व वाला पावर इसका जो है सो एक्स्ट्रा है। और मैंने बताया था कि तमिलनाडु वाला केस हुआ था जिसके तहत इसने जो है सो ज़बरदस्ती कुछ दिन तक जरूरी बिल था एजुकेशन से रिलेटेड, उसको जो है इन्हें प्री रिजर्व किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और जो ये अनलिमिटेड टाइम था इसको हटाकर 3 महीना कर दिया है कि 3 महीने तक आप जो है सो उसको रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। 201 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन डू विद द बिल, ठीक है, जो गवर्नर भेजेगा प्रेसिडेंट के पास उसके साथ प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये 201 में, ठीक है, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होना चाहिए कि 51A में है, टोटल कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11। पहले कितनी थी, इनिशियली 10, बाद में एक ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से उस पर दे रखी है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पर है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है जोड़ा गया। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी, कहीं भी आप देखिएगा राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है और इसको किससे जोड़ा गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, ठीक है। अब देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि बस इंडियन सिटीजन के लिए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, तो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, ठीक। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग जो है, राष्ट्रगान जो है सो इसको भी अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है सो कुछ कुछ चीज़ को कहाँ से लिया, जैसे यूके से क्या क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, कैबिनेट लिया, रीड्स लिया, बाइकैमरलिज्म लिया, यूएसए से जुडिशियल रिव्यू लिया, कनाडा से फेडरलिज्म लिया, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा लिया, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा कि उसे पहली मीटिंग कब हुई थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो 9 दिसंबर 1946 को। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, ठीक है। कितना दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, टोटल 11 सेशन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इन्फोर्स कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट में 14 मेंबर थे, किसको क्या मिला था, तो राजगोपालाचारी को एजुकेशन, आसफ अली को रेलवे, बलदेव सिंह को डिफेंस, ऐसे करके, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब थी, 9 दिसंबर को। अब देखिए कितने टाइप के जस्टिस हैं, कितने टाइप के लिबर्टी है, कितने टाइप की इक्वलिटी है, कितने टाइप के फ्रेटर्निटी है, तो भाईचारा 1 टाइप का, इक्वलिटी 2 टाइप का, लिबर्टी 5 टाइप का और जस्टिस 3 टाइप का। और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि SSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। तो यहाँ पर हो जाता है आपके द पॉलिटी का द एंड, यहाँ पे मैं पॉलिटी को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इतने क्वेश्चन करके जाते तो यकीन मानिए आप इंडिया के कोई भी लेवल का एग्ज़ाम में आप अच्छे से उसको टकरा जाइएगा। मैंने आपको जितना बोला था मैंने अपना वादा पूरा किया, पॉलिटी को हम लोगों ने कवर कर लिया। कल से कोई भी नया सब्जेक्ट को उठाया जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो है मैं बताता हूँ कि कितने सब्जेक्ट आपके कवर हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया हमने, जहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। बिहार स्पेशल कवर किया, उसमें मान के चलिए कि 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आज मैंने पॉलिटी कवर कर दिया, यहाँ से आप मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम लोग एकदम मिनिमम भी लेके चलते हैं तो 15, 10, 25, 10, 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो 35% पार्ट आपका ओवर हो चुका है और महज 8 दिन के अंदर में, अगले 10 दिन के अंदर में आपका मैक्सिमम 80% पार्ट कवर हो जाएगा। फिर हम लोग कवर करेंगे करंट को, ठीक है। तो करंट हमारा 1 मार्च से 7 मार्च चलेगा, 7 दिन का होगा, 7 दूनी 14 महीने का करंट हम लोग अच्छे से उड़ा के बिल्कुल याद कर लेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि बस मैं पढ़ रहा हूँ बाकी लोग मौज कर रहे होंगे। तो भाई जो मौज करेगा, आज मौज करेगा तो फिर कल उसके लिए कहीं ना कहीं ऊपर वाला कहीं ना कहीं देख रहा है। और अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा है। तो इतना भरोसा रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और जस्ट आंख बंद कीजिए और एक बार घर वालों के बारे में सोचिए और एक बार बीपार्ड का सोचिए और एक बार सरकारी गाड़ी सोचिए और सोचिए आपके पास पावर है। तो बस ये सब चीज़ आपको ऑटोमेटिक पढ़ाई के लिए मजबूर कर देंगी, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू।